नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं आप है फैयाज अहमद फैजी साहब। जी नमस्कार। नमस्कार फैयाज जी। फैयाज जी जी नमस्कार। दर्शकों पेशे से एक चिकित्सक हैं, लेकिन उसी के साथ पसमानदा मुसलमानों के हक हकूक की बात लगातार करते हैं और राष्ट्रवादी अप्रोच से करते हैं। खुद को देशज मुसलमान कहते हैं। अरब से अपने को जबरिया जोड़ने वाली जो एक खास रवायत है उसे कोसों नहीं बल्कि मैं कहूंगा अगर नापूं तो लाखों 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 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले स्वागत है फैयाज भाई का। फैयाज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा है और उसको 2006 के मनमोहन सिंह के उस बात से जोड़ा है जो उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बैठक में कहा था, आधिकारिक बैठक में, कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक माइनॉरिटीज स्पेशली मुसलमानों का है। उस बयान को उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ा, उस मैनिफेस्टो जिसको कि नरेंद्र मोदी मैनिफेस्टो आने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। अब उन्होंने जोड़ा कि आप इकोनॉमिक सर्वे कराने की बात कर रही है कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, और ये कह रही है कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे करा लेंगे तो उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी रीअलाइनमेंट ऑफ वेल्थ करेगी। उस मकसद को जोड़ दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के उस बात के साथ। 2006 में जब ये नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बैठक में कह रहे थे मनमोहन सिंह, तो वहां 3 भाजपा मुख्यमंत्री मौजूद थे, उसमें से एक नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने वहीं पर इसका कड़ा विरोध किया था। तो यानी मोदी का स्टैंड 2006 में भी वही है जो 2024 में है। क्या करना चाहती है कांग्रेस और मोदी के इस बयान को कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये जो कांग्रेस का अपना एक चरित्र था मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो वो उसी को और पक्का करने का प्रयास है, इसमें और कुछ नहीं है। और जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो ये कहा जाने लगा कि ये बिल्कुल मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो या मुस्लिम लीग का एक बात आया था। तो मैं बात वहीं से शुरू करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सरदार पटेल जो एक व्यक्तित्व है हमारे देश के निर्माण में, जो आप जानते हैं कि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन वो कांग्रेस ही थे। और बहुत विडंबना इस देश में कि कांग्रेस पार्टी जितना उनका नाम नहीं लेते उससे 10 गुना स्क्वायर में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका नाम लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा हीरो है जिसको भारतीय समाज तकरीबन भूल बैठा है। अगर भारतीय जनता पार्टी नाम ना ले तो कोई सरदार पटेल को जानना भी नहीं चाहेगा। तो सरदार पटेल ने जो कांग्रेस की उस वक्त की नीति थी मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसका विरोध करते हुए कहा था कि आप हर चीज में मुस्लिम लीग को सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि न मानिए। जो इस भारत के, उनकी शब्दावली में प्रयोग करना चाहूंगा कि जो देसी मुसलमान हैं, जो खेतिहर मुसलमान हैं, जो खेत में मजदूर मुसलमान हैं, जो गांव के मुसलमान हैं, हम उनसे क्यों नहीं बात करते। देखिए, वो कितनी स्पष्ट उनका वो था कि देश में जो मुसलमान बस रहे थे वो बिल्कुल वो स्पष्ट जान रहे थे कि शासक वर्गीय मुसलमान बाहर से आया हुआ है, इसलिए वो उस लोकेशन से बात करता है। और हमारे मुसलमान जो है, जो खेत में मजदूरी करता है, खेती करता है, गंवई वेशभूषा में रहता है, गांव में हिंदुओं के साथ मिलकर रहता है, हम उसको क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं बात करते। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस ने उसको उस वक्त भी नहीं सुना और कांग्रेस आज भी उसको सुनना नहीं चाहती है। जो आपने अभी अपने प्राकथन में या जो बातें रखी, तो नेहरू जी से लेके मनमोहन जी तक ये पूरा ड्रामा मुस्लिम तुष्टीकरण का चला। और मुस्लिम तुष्टीकरण को मैं अशराफ तुष्टीकरण करता हूँ। और अशराफ जो बाहर से आए मुसलमान, जो शासक वर्ग रहा है, जिसने तुष्टीकरण इस तरह से कराया कि इस देश के टुकड़े किए, देश ले लिया, कश्मीर भी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फलाना ढिमकाना करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ करके छोटे छोटे पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान लिया, छोटे छोटे पाकिस्तान लेके वो अपना मुस्लिम तुष्टीकरण, जो दरअसल अशराफ तुष्टीकरण, एक खुला खेल चल रहा है। और माफ कीजिएगा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वाजपेयी जी के भी शासनकाल में, यानी बीजेपी के भी शासनकाल में, ये बदस्तूर कमोबेश चलता रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण होता भी रहा है। और लेकिन एक सबसे मैं भारतीय राजनीति में एक सबसे अच्छी चीज है कि जो मोदी जी का जो अभी लास्ट वाला कार्यकाल है, जो 14 से 19 वाला, 19 से जो अब तक का है, उसमें
इसमें कुछ मतलब आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आई कि नहीं, जो मुस्लिम तुष्टिकरण वो अशराफ वर्ग का हो रहा है। इसलिए देखिए, मोदी जी ने जो मुस्लिम समाज का जो एक सामाजिक ताना-बाना है, उसको एड्रेस करना शुरू किया। मुस्लिम कुरीतियों को एड्रेस करना शुरू किया, 3 तलाक को बैन किया और आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। जो कश्मीर के जो देशज मुसलमान हैं, उनका सीधा-सीधा उससे लाभ हो रहा है। आप समझते हैं कि देशज मुसलमान जब हम कहते हैं, देशज पसमानदा कहते हैं, तो कुल मुस्लिम आबादी का 90% होता है। इससे आगे बढ़ के उन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को एड्रेस किया। बाकायदा आपने देखा जयपुर वाले कन्वेंशन में तो उन्होंने बाकायदा मुस्लिम जातियों के उन जातियों का नाम लिया, उसमें से 1-2 जाति का नाम तो मेरे लिए नया था। इतनी स्टडी और इतना उनकी वंचित समाज के ऊपर उनकी निगाह है। तो वहां से एक भैया अब दिक्कत हो रही है कि इस वक्त चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है कि मुस्लिम समाज में अगर सामाजिक न्याय की बात जो जोर पकड़ रही है प्रधानमंत्री के कहने की वजह से, वो अगर कहीं आया तो एक मुश्त जो हम सांप्रदायिक आधार पे मुसलमानों को डरा के या उनका अशराफ वर्ग का तुष्टीकरण करके जो वोट हासिल कर लेते हैं, उसमें कहीं दरार पड़ी तो दिक्कत ना हो जाए। इसलिए मैनिफेस्टो से लेके और तमाम चीजें आप देख रहे हैं, उसी आधार पे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बस उसके जो हवारी मवारी हैं तथाकथित सेकुलर लिबरल, मैं पत्रकार तो उनको नहीं कहना चाहूंगा, जो भी अपने को कह ले, वो सब इसी लाइन पे बैटिंग कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को प्रधानमंत्री पिछले कई वर्षों से एड्रेस कर, और मेन चुनाव में कल आपने देखा अलीगढ़ में जिस साहस के साथ, मैं साहस इसलिए कहता हूं कि आज तक किसी प्रधानमंत्री के पास इतना साहस नहीं था कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करे, क्योंकि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करना डायरेक्ट शासक वर्गीय जो अशराफ वर्ग है उसको नाराज करना है। और इतना साहस किसी प्रधानमंत्री ने नहीं, जो ये साहस सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है। और वो मेन चुनाव में देखिए, एक बात मैं और बता दूं, पसमानदा चाहे मुसलमान चाहे अशराफ पसमानदा, ऐसे भी बीजेपी को वोट नहीं देता है। ठीक है, जो जिन पार्टियों को वोट देता है वो उसके सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे, उनको बस झव्वा भर वोट चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के देखिए कितने साफ दिल और कितना विशाल हृदय है। वो एक प्रधानमंत्री की तरह बिहेवियर है। जब वो एक प्रधानमंत्री होता है तो वो हिंदू का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होता, वो भारत भूमि का प्रधानमंत्री होता है। तो वो लगातार इस बात को करे, जानते हुए कि इससे हो सके उनके कुछ हार्ड कोर जो हिंदुत्व वाले कोर वोटर है वो नाराज हो जाए। मेन चुनाव में देखिए, चुनाव से इतर बात करना और चुनाव में बात करना, वो मतलब वोट का खतरा मोल लेके, ये बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय समाज में सामाजिक न्याय को लेके, सामाजिक न्याय का सेकुलरीकरण लेके न सिर्फ हिंदू समाज में नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को लेके वो कितने सीरियस है, कितने गंभीर है। वो जानते हैं कि पसमानदा ना पहले वोट दे रहा था, ना आज 7-8% का आंकड़ा अखबार वालों ने जरूर ले आया, लेकिन वो बिना वोट के लालच की इस बात को एड्रेस कर रहे हैं। मेरी समझ से देखिए, चुनाव पहले जो बात कह रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन मेन चुनाव में जहां आदमी बहुत नाप तोल के बोलता है कि कहीं हमारा वोटर नाराज ना होने पाए, वहां इतना बड़ा रिस्क लेके मैं समझता हूं अब जरूरत है पसमानदा समाज को अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होके कम से कम उनको उनकी इस बात का स्वागत अपने वोटों की सौगात से करना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, अगर हमारे सुख दुख में कोई खड़ा है तो हम उसके पीछे खड़ा है। अब ये पसमानदा समाज को आगे आके करना पड़ेगा, वरना अगर ये देखिए अभी नहीं तो कभी नहीं। कल मैंने ट्वीट किया था, हमने कहा अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम प्रधानमंत्री के पीछे आज पसमानदा समाज नहीं खड़ा होता है तो कल को कोई प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, कोई राजनेता भी हमारे सुख दुख की बात करने के साहस नहीं करेगा, क्योंकि इनके बात करने से फायदा क्या है? ये वोट भी नहीं देते हैं और दूसरा अशराफ वर्ग को भी नाराज करते हैं, अपने हिंदू वोटरों को भी नाराज करते हैं। तो अब पसमानदा समाज को गंभीरता से विचार करते हुए, अभी देखिए सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है, आगे चरण में कम से कम प्रधानमंत्री के पीछे इतना वोट तो गिरना चाहिए कि जो है लगे कि नहीं, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की आवश्यकता। और देखिए मैं एक बात, आखिरी बात कहता हूँ, मुस्लिम समाज में जब सामाजिक न्याय होगा तो मुस्लिम सांप्रदायिकता टूटेगी, और जब मुस्लिम सांप्रदायिकता टूटेगी तो मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में, वही मुस्लिम लीग के जमाने से जो हिंदू सांप्रदायिकता है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदू समाज स्वभाव से ही सांप्रदायिक नहीं होता है, वो रिएक्शन में सांप्रदायिक। तो हमने आपको गाली दिया, गुस्से में आपने भी हमें गाली दिया, तो हम जब गाली नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आप गाली नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, देखिए प्रधानमंत्री और स्पेशली मोदी जी बहुत समझबूझ के अपनी रणनीति रखते हैं
और वो अगर लगातार पसमानदा की बात करें तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ज़रूर कुछ न कुछ उनके पीछे चल रहा है। जो मैं समझ पाया हूँ अपनी छोटी बुद्धि में, उनके पीछे यही चल रहा है कि इस देश में मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय होगा, मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म होगी, रिएक्शनरी हिंदू सांप्रदायिकता खत्म होगी, एक सुंदर विकसित भारत राष्ट्र बनाने की जो उनकी परिकल्पना है, उसके तरफ हम और तेजी से चलेंगे। ये जो मैं अपनी छोटी बुद्धि में समझ पाया। जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब देखिए, बहुत सारे आपने तो खैर कुछ छोड़ा नहीं, आपने कांग्रेसी इकोसिस्टम के जितने भी एजेंडा खोर, जो उनके बुद्धिखोर, वो सारे लग गए हैं और इसको अलग अलग तरीकों से देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ गलत कहाँ है भाई? 2006 में नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बैठक, यानी कि वो पंचवर्षीय योजना को असली जामा पहनाने की बैठक होती है, काम करने की बैठक होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैया जी ये कहते हैं कि मैं 4 साल काम करता हूँ, 1 साल राजनीति करता हूँ, और कैसे वो खुद को प्रधानमंत्री से बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में कन्वर्ट करते हैं इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, कि एक प्लास्टिक का इतना बड़ा कमल का फूल उठाते हैं, अपने कुर्ते पे यहाँ चिपकाते हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन जाते हैं। ये बात और उसका संदर्भ 2006 के मनमोहन सिंह के उस बात का उन्होंने यहाँ पर जो लाके जोड़ा है, और 24 के चुनाव में आप खड़े हैं और वही चीज बोल रही है कांग्रेस की मैनिफेस्टो के एक एक पॉइंट। तो अब यहाँ जवाब तो कांग्रेस को देना होगा कि आखिर वो मुसलमानों को बेइज्जत क्यों करा रही है। आज देखिए, मुसलमान बेइज्जत हो रहा है, कांग्रेस के हाथों बेइज्जत हो रहा है और हर जगह चर्चा में है। तो सकारात्मक किसी केंद्र में भारत का मुसलमान क्यों नहीं आ पा रहा है? इसमें कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्ष क्यों नकारात्मक चर्चा के केंद्र में ही मुसलमानों को बनाए रखना चाहते हैं? क्या है तो भाई, उनका पहले जुमला था मोदी आ गया तो सारे मुसलमान को काट के प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में फेंक देंगे। 19 में अगर मोदी फिर से आ गए तो मुसलमान रहेगा ही नहीं। 24 में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कितने संविधान बदल जाएगा, से हटा दिया गया। और मजे की बात यह है कि जो मोदी के कोर सपोर्टर हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं साहब आपने रोहिंग्याओं को निकाला क्यों? उसमें भी वो सारे तरीके देख रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छी पहचान हो रही है, सारी चीजें करके, ताकि एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। आखिर विपक्ष क्यों देश के मुसलमानों को डराना चाहता है मोदी से, और क्यों उनको चौराहे पर खड़े होके बेइज्जत कराना चाहता है? क्या नियत है? जी देखिए, एक होती है वोट की राजनीति। जब बिना कहते हैं ना हमारे भोजपुरी में कि हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा, तो जब बिना सामाजिक न्याय की बात किए, बिना मुस्लिम समाज में कुरीतियों की बात किए, सिर्फ मुस्लिम समाज के गुंडों को, मुस्लिम समाज के सेकुलर लिबरल कोट पैंट टाई वालों को, या मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलाना का थोड़ा सा तुष्टिकरण करके अगर सारे मुसलमानों का वोट मिल जा रहा है, तो क्या जरूरत है उसमें सामाजिक न्याय की बात करना, मुस्लिम समाज में कुरीतियों की बात करना? देखिए, नेहरू के काल से चला आ रहा है। आप मनमोहन सिंह का बात ले रहे हैं, आप असल आदमी को छोड़ दे रहे हैं। ये वहीं से चला आ रहा है, एक ऊपर से गेंद डगरी और डगरते चली आ रही है, उसको कोई बरकत नहीं। आप अशराफ, उस वक्त के अशराफ उलमा, मौलाना आजाद, ये मौलाना रफी अहमद की, तो सारे लोगों ने जब मुस्लिम हिंदू समाज में सामाजिक सुधार के लिए नेहरू जी की प्रशंसा करते हैं और पूरा दबाव इस पे रखा था कि वो मुस्लिम समाज को डिस्टर्ब न करे, और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय न करने के लिए भी प्रशंसा करते हैं। देखिए, ये अशराफ वर्ग उस वक्त नेहरू जी की प्रशंसा इसलिए कर रहा है कि आप हिंदू समाज में सुधार कर रहे हैं, और दूसरे मुस्लिम समाज में सुधार नहीं कर रहे हैं इसलिए भी प्रशंसा कर रहे हैं। जबकि उस वक्त सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कह रहे थे कि नहीं, जब आप ये जब वो सामाजिक सुधार और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के सुधार, जो हिंदू कोड बिल बना, उसमें पूरी बहस में आप देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर आप मुस्लिम समाज को भी लीजिए। तो वो कह रहे कि नहीं, मुस्लिम समाज तैयार नहीं, तो वो कह रहे नहीं, हिंदू समाज भी तैयार नहीं है। तो वहां अशराफ वर्ग ने पूरा जोर इस पे लगाया था कि नहीं, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमारा शरिया है, हमारे सारे मुसलमान बराबर होते हैं, हमें आरक्षण की भी जरूरत नहीं है, हमें हमारे अलग कानून है, हमारा अलग यूसीसी चाहिए, वो क्या कहते हैं, पर्सनल कानून हमारा चाहिए। तो ये चीज उस वक्त से चला आ रहा है, और कांग्रेस की पूरी उसी में, ये उसकी घुट्टी में ये चीज है नेहरू के जमाने से। उसी चीज को इंदिरा गांधी ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा के पूरा किया।
राजीव गांधी ने तो शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल के उस पर मुहर लगाया। मनमोहन सिंह तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। ठीक बात। आप कांग्रेस को देखिए, इंदिरा गांधी को, नेहरू को देखिए, इंदिरा गांधी को देखिए, राजीव गांधी जो बहुत आप समझ रहे हैं कि मुंह में चांदी के चम्मन लेके प्रधानमंत्री बन गए, माता के मृत्यु के सहानुभूति में, आप जानते हैं, वोट लेके कोई वो नहीं थी। और एक मौलाना उनको दिन भर उनको गाइड करता रहता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयर अली मियां नदवी जिसको कहते थे, अबुल हसन अली नदवी, उसी की बात सुनते थे। तो ये ऐसा नहीं कि लोग वो इसलिए करते हैं। और जो आपने मुसलमानों को बेइज्जत करने वाली बात की, इसलिए उनको एक मुश्त वोट मिल जाए और उनका अपना चलता रहे। मुस्लिम समाज मध्ययुगीन मानसिकता में मर सड़ खप जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। एक तरफ मैं बहुत आदर के साथ मोदी जी का मैं प्रशंसक हूं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं तो कहता हूं पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, जिसने सामाजिक न्याय के सेकुलरीकरण की बात किया। अब तक सामाजिक न्याय सिर्फ हिंदू समाज में, सब लोग आज भी देखिए तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां, बुद्धिजीवी लोग और कांग्रेस का जो विपक्ष गठबंधन है, सब हिंदू समाज में सामाजिक न्याय में, मुस्लिम समाज में नहीं। जो मुस्लिम समाज मध्ययुगीन की मानसिकता में पड़ा रहे और इनको खाली वोट देता रहे। मोदी जी को ऐसे भी वोट नहीं मिलना है। कितना बड़ा रिस्क लिया उस व्यक्ति ने चुनाव के दरमियान, उससे उसका हार्डकोर वोटर नाराज हो सकता है। देखिए उसको भारत निर्माण की कितनी चिंता है, उसको वोट की चिंता नहीं है, सरकार की चिंता नहीं है। बहुत रिस्की है। कल के अलीगढ़ में जिस तरह से उन्होंने खुल के पसमानदा की बात में चुनाव में, देखिए अविनाश शर्मा जी, आप मुझसे बड़े हैं, बहुत दुनिया देखा है, पत्रकारिता में रहे, वो कहीं से एक चुनावी उसको हम नहीं कह सकते, उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं अपने समाज से कह रहा हूं कि यही वक्त है उनका हाथ उनके पीछे मजबूती से खड़ा होने। अब मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूं। प्रधानमंत्री ने उस स्ट्रक्चर को, मैं समझता हूं कि जो एक प्रयास सरदार पटेल ने किया था, उसी को अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो मुस्लिम समाज के सुधारों की बात किया, उसी को आगे लाके आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को जब जब मौका मिलता है वो उसको चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं, ग्राउंड पे लाने का प्रयास करते हैं। और उनको बहुत अच्छी समझ है भारतीय समाज की। एक तरफ वो व्यक्ति है जो रिस्क लेके समाज को आगे लाने, जो वंचित समाज है, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय रहने की वजह से बाहर से आया हुआ अशराफ और सारा मलाई काट रहा है। वो मलाई का शब्द भी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया कि ऊपर ऊपर सब मलाई काट दे रहे, बेचारे पसमानदा रह जाए। तो उनको इस बात की चिंता है। तो इसको बहुत ही मैं पॉजिटिव समझता हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने ये भी कहा वो भी क्या। हमने कहा देखिए, जब चुनाव में आदमी जाता है कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक समाज विशेष के लिए काम करता हूं। मैं सकारात्मक चीजों पर ध्यान देता हूं। प्रधानमंत्री देश का एक बहुत बड़ा पद होता है और जब प्रधानमंत्री अपनी बात कहता है तो वो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उस बात पे गौर फिक्र किया जाता है। आज मुस्लिम, हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अवनीश जी आप जानते हैं कितने लोग पसमानदा शब्द जानते थे। आज प्रधानमंत्री की बोलने की वजह से पसमानदा को पता चला, हम लोग नहीं बता पाए थे। देखिए कितना बड़ा, मैं समझता हूं कि 2024 का चुनाव इस चीज के लिए हमेशा याद रखा जाए कि इस 24 के चुनाव में देश के किसी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को बल देते हुए लगातार पसमानदा की बात किया। ये इसलिए 2024 का चुनाव याद रखा जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी और पसमानदा समाज से भी कि अब ये जो दूरी बनी थी डरा डरा के कि नहीं भाजपा खा जाएगी, मोदी आ जाएगा तो गुजरात बना देगा, और इस तरह की बात हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो अगर देखिए पसमानदा नीति का विरोध इसलिए भी हो रहा है, लोग ये जानते हैं कि पसमानदा 90% है। अगर इसमें से 10-15% को भी प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई तो इन्होंने जो ये रणनीति बनाई है, कम्युनल आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे रणनीति बना रहे हैं और भाजपा को सांप्रदायिक कह रहे हैं। आपको मुस्लिम का वोट चाहिए उनकी धार्मिक पहचान के नाम पे, दलित का वोट चाहिए सामाजिक न्याय के आधार पे, पिछड़े का वोट चाहिए सामाजिक, मुसलमानों का वोट चाहिए कम्युनल आधार पे। तो सांप्रदायिक आप हैं कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि भैया हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक प्रधानमंत्री इतना रिस्क लेके सामाजिक, दूसरी तरफ ये लोग, इनको पता है कि हम एक नारे तकबीर बोलेंगे सारे मुसलमान हमें वोट देंगे, क्या जरूरत है एफर्ट करने की, सरकार हमारी बन जाएगी। और मुस्लिम समाज का जो अशराफ वर्ग है उनको कुछ दे दिवा देंगे, उनको पाकिस्तान दे देंगे, कश्मीर दे देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देंगे, वक्फ बोर्ड दे देंगे, काम हो गया।
तो ये एक मेन बात है, ये आप समझ लीजिए। इसको समझने की आवश्यकता, विशेष रूप से पसमानदा समाज को इस बात को समझने की आवश्यकता अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं समझता हूँ कि बहुत ही निर्णायक मोड़ है पसमानदा समाज के लिए। अगर वो अब इस वक्त आगे नहीं बढ़ा तो कल को फिर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई राजनेता उसके सामाजिक न्याय की बात करने से मैं समझता हूँ प्रयास नहीं करेगा। जी बिल्कुल, हाशिए पे वैसे ही बना हुआ है और बहुत पीछे छूट जाएगा, ट्रेन बहुत कहीं जी दूर स्टेशन पर निकल जाएगी, ये बात है। अच्छा, आपने बड़ी बेबाकी से इस बात को कहा कि देखिए वैसे भी पसमानदा और मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं देता है। आपने यहाँ तक कहा कि वो 7-8% की जो फिगर है हवाई हवाई है वो जबरिया बनाई गई है। ठीक है, ये बताइए मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट कब देगा? देखिए मैं मुसलमान की बात तो नहीं जानता हूँ, पसमानदा की बात जानता हूँ मैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने कंपेयर किया था कि अशराफ जो भाजपा को वोट देता है, जो भी परसेंटेज हो, परसेंटेज की बात बाद में, और पसमानदा जो वोट देता है, तो अशराफ का ग्राफ लगातार गिर रहा है भाजपा को वोट देने का, और पसमानदा का ग्राफ बढ़ रहा है 8-9% जो भी अखबार वाले कह रहे हैं। तो मैं इसको एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छा बदलाव कहता हूँ। देखिए मैं खुल के बात कहूँ तो हिंदू समाज को भी भाजपा को समझने में, भाजपा को वोट देने में एक लंबा समय लगा। आप उसके साक्षी हैं कि मैं बहुत समझता खरी हूँ कि बात कही है, 70-80 ये साल की खरा सच है। मेहनत के बाद बाद और आज भी बहुत से हिंदू कहते हैं कि नहीं हम भाजपा, मुझे कह रहे हैं कि पसमानदा भाजपा को वोट नहीं देता है, तो हमने कहा हिंदू भी वोट नहीं देता है, आप जरा ठीक से देखिए, खरा सच हिंदू भी बोल नहीं रहे वोट हैं देता आप। है भारतीय जनता पार्टी को। तो जब इतना लंबा समय लगा उस समाज को जिसमें हर तरह की साम्यता थी, राष्ट्रवाद की, धर्म की, आस्थाओं की, उसको इतना समय लगा, तो हम पसमानदा समाज से और भारतीय जनता पार्टी से अगर बहुत तत्कालिक कोई उम्मीद करते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। बड़ी ना बात। भारतीय जनता पार्टी से तत्कालिक उम्मीद करना कि वो 50 तो पसमानदा को लोकसभा का टिकट दे दे, और न पसमानदा समाज से उम्मीद करना कि एकदम 90% वोट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रहा है तो 80% वोट भाजपा को देने लगे। ये देखिए धरातल की बात की जाएगी, उसमें समय लगना है। और पसमानदा समाज को चूंकि अशराफ लीड करता है, उसको बहुत रेडिकलाइज कर रखा है धर्म के नाम पे कि नहीं मजहब खतरे में आ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे। और भाजपा में कभी कदार एकाध नेता इस तरह का स्टेटमेंट भी देते हैं कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है। तो एक लंबा समय, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है प्रधानमंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की या हम आप जैसे बुद्धिजीवी की, कि हम सही रास्ते पे आ गए। मंजिल मिलने में देरी हो सकती है, आजकल हो सकता है, लेकिन ये ट्रैक हमने सही पकड़ा। अब हमको इस ट्रैक को मेंटेन करना है, और इसी ट्रैक को मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार पसमानदा की बात कर रहे हैं। और चुनाव में इतना रिस्क लेके बात करना, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने बड़ा रिस्क लिया है। कुछ मेरे भाजपा समर्थक दोस्त हैं जो बहुत हार्डकोर हिंदुत्व को मानने वाले, मेरे अच्छे दोस्तों में, कह रहे कि ना ना जो है बस इससे हिंदू वोटर गड़बड़ा जाएगा। हमने कहा आपको वोट की चिंता है, उसको देश की चिंता है, ये फर्क है। बिल्कुल सही बात। और मैंने भी आपसे अंत में ये सवाल बिल्कुल सीधे पूछा कि मुसलमान कब वोट देगा। मैंने भी एक खास नियत से ये सवाल पूछा, इसलिए कि हमारी आपकी इस चर्चा को देखने के बाद भी नीचे कमेंट में आप गौर कीजिएगा, यही लिखा जाएगा कि आपके वक्ता, आपके स्पीकर तो बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। तो इसीलिए मैंने ये सवाल सीधे आपसे दाग दिया, ताकि बिल्कुल आपके ही मुंह से। इसीलिए मैंने कहा कि मैं मुसलमानों को नहीं जानता हूं। मैं पसमानदा को इसलिए गारंटी लेता हूं कि पसमानदा इसी मूल का है, इसी से हम आप दोनों भोजपुरी बोलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर अरब से कोई आ भी जाएगा, कोई अशराफ बैठ के अरबी फारसी बोलेगा भी, तो हम आप ज्यादा आत्मीयता आपस में महसूस करेंगे, क्योंकि हम जो बोलेंगे आपसे मुझे, आप जो बोलेंगे। तो पसमानदा पे मैं दांव लगा सकता हूँ। हाँ, मैं समय नहीं दे सकता हूँ कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 20 चुनाव। हमने हिंदू समाज का उदाहरण देकर उस बात को समझाने का प्रयास, समय लगता है, लेकिन हमें समय देना चाहिए और हमें लगातार काम करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो हमें प्रधानमंत्री से सीख लेना चाहिए कि लगातार काम करते हैं। कम से कम हम तो पसमानदा, मैं तो पसमानदा कार्यकर्ताओं कहता हूं कि तुम लोग पसमानदा भूल जा रहे हो, प्रधानमंत्री याद रखे। हमेशा 2 महीना 6 महीना पे ठोकते रहते, भैया दरवाजा खुला कि नहीं, खुला कि नहीं। आज नहीं कल खुलेगा, हम नाउम्मीद क्यों हो? देखिए सत्यमेव जयते की धरती है ये, तो हम सत्य के जीतने में शक क्यों करें? आज नहीं कल होगी सत्य की विजय। बहुत बड़ी बात आपने कही है फैयाज साहब। और एक चीज बताऊं आपको दर्शकों, फैयाज साहब के पुराने वीडियोस शुरुआती प्रारब्ध के शुरुआती वक्ता रहे हैं, लेकिन एक बात,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी बोला है, अब कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो 2024 में क्यों लेकर खड़ी है बाजार में, और वो भी चुनाव के बाजार में, और वो भी उस प्रधानमंत्री के सामने जो लगातार सबके साथ और सबके विकास की बात सिर्फ नारों में नहीं कहते। जब वो घर देते हैं, जब वो उजला देते हैं, जब वो सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं तो सबको देते हैं, मजहब का कार्ड नहीं पूछते। लेकिन सच और सामने वाली के नियत पर खरे सवाल इसी तरह उठाते हैं। वो ये भी नहीं चूकते कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये सच है। अगर ये सच है तो आपके और हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पूरे देश को एक, क्योंकि 30, 35, 40 करोड़ जितने भी हों, उन मुसलमानों को आप प्रशांत और हिंद महासागर में फेंक नहीं सकते। यहीं रखना है, यहीं रहना है, साथ रहना है। इसलिए कि इंडोनेशिया की मुसलमानों का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ अरब से वो जो बिना मतलब का नाता है, उस नाते को खत्म करना है, और तब शायद पूरा भारत एक तरफ चलेगा। फैयाज साहब, आपने हमें समय दिया, और कुछ मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूँ। मैं आप ही की बात को एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ। जिस दिन पसमानदा अपनी भोजपुरी पे गर्व करना सीख लेगा, उस दिन काम हमारा हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। उसको भोजपुरी बोलने में आत्मग्लानि ना होकर गर्व जब महसूस करेगा तो वो हो गया काम जो आप कह रहे थे। बिल्कुल सही बात है। वो जबरिया जो है जीव को टेढ़ा मेढ़ा करके जब अपना तलफ़्फ़ुज़ सुधारने की कोशिश जिस दिन छोड़ देगा, उस दिन काम बन जाएगा, क्योंकि वो भारत का ही है और भारत में ही रहना है। फैयाज साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि फैयाज साहब के साथ ये चर्चा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें और डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम। प्रणाम।